हमारे पास 3 सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है जो कि सीरीज में कनेक्ट है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा सेल है वो कॉपर सल्फेट कंटेन करता है, दूसरा हमारा सेल है वो सिल्वर नाइट्रेट कंटेन करता है, एंड द थर्ड सेल कंटेन जिंक सल्फेट। ऑल द 3 cells are connected in series and same amount of current, that is 1.50 ampere, is supplied to all 3 cells because circuit जो है वो सीरीज में बना हुआ है, और ऊपर से अगर हम 1.50 एम्पियर करंट देंगे तीनों में सेम करंट जाएगा। ओके, तो सवाल ये है हमारा कि फर्स्ट सेल जो हमारा है कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर जो है वो डिपॉजिट कितना होगा कैथोड के ऊपर, मैं सॉल्यूशन से निकल कर वो कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा। बी केस में हमारे पास जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका हमें अमाउंट दिया हुआ ऑलरेडी कि इस केस बी में अगर हम 1.50 एम्पियर करंट पास करते हैं सिल्वर का जो मास डिपॉजिट होगा वो 1.45, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम पहले से गिवन को हम लिख लेते हैं 1.45 ग्राम डिपॉजिट होता है। थर्ड केस में हमें जिंक का बताना है कि जिंक अगर सॉल्यूशन से निकल कर अगर कैथोड पे डिपॉजिट होता है 1.50 एम्पियर करंट पास करने से तो उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, हमें सेल फर्स्ट और सेल थर्ड यानी कि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में कॉपर की अमाउंट और जिंक की अमाउंट कितनी डिपॉजिट होगी वो निकालनी है। और सेकेंड हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम 1.50 करंट को पास करेंगे सर्किट में तो ये कितने चार्ज का इक्वल होगा। ठीक है, मतलब 1.50 एम्पियर करंट को जब हम पास करेंगे सर्किट में तो इस दौरान कितना चार्ज सर्किट में फ्लो करेगा। एक सिंपल सा कैलकुलेशन ये करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है ऐसा डायग्राम फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड लॉ फैराडे का हम अप्लाई करेंगे और उसके रिलेशन को यूज़ करते हुए हम आंसर निकालेंगे। हम एक बार स्टेटमेंट को रिवाइज कर लेते हैं। फैराडेज सेकंड लॉ कहता है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3 सेल है, तो इन 3 सेल का रिलेशन क्या होगा उनके मास के रिगार्डिंग। तो एक बार देखिएगा, तो फैराडे लॉ कहता है कि जैसे फर्स्ट सेल है तो कॉपर का जो वेट है यानी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के। ओके, ऐसे ही अगर उसको हमें कंपेयर करना हो दूसरे सेल से तो उसका हम सेम स्टेटमेंट नीचे बॉटम में लिख देंगे, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड वो किसके बराबर होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ऊपर जो इक्विवेलेंट वेट है वो कॉपर का है और नीचे किसका है, सिल्वर का। सेम एज अगर हम सेकंड सेल से थर्ड सेल यानी जिंक का अमाउंट निकालना चाहें तो उसका रिलेशन भी हम बना सकते हैं, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, जैसे सीरीज दिया है उसको वैसे लिखते चले, डिवाइड बाय थर्ड सेल हमारे पास क्या है, वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। ये डिवाइड का साइन एक्चुअल में हम कंपेयर का रिलेशन बना के ना एक का अमाउंट गिवन तो दूसरा का भी निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट बराबर होगा उसके इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, सेम एज वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। फटाफट इनकी वैल्यूज पुट कीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। देखिएगा, हमें सिल्वर का मास पता होता है 108 होता है एग्जैक्टली, तो 107.9 के अप्रोक्स होता है, बट इसको हम 108 करेंगे राउंड ऑफ करके, और कहीं कहीं पे इसको 107 भी यूज़ किया जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो सिल्वर का ये क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, मोलर मास हो गया। सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। चलिए दूसरा देखते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर का मोलर मास 63.5 होता है। ठीक है, ऐसे कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज या सॉल्यूशन में उसकी n फैक्टर हो जाएगा 2। सेम एज जिंक की बात कर लेते हैं, जिंक का होता है यहाँ पे 65.3 अप्रोक्स, इतना होता है इसका मोलर मास। ठीक है, ऐसे जिंक का जो वैलेंसी होती है, जिंक के ऊपर सॉल्यूशन में 2 पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज की n फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2। अब फटाफट वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। पहला रिलेशन यूज़ करेंगे उसमें हम क्या निकालेंगे, कॉपर का अमाउंट निकालेंगे, और दूसरे में हम अमाउंट किसका निकालेंगे, जिंक का। हमें और क्या गिवन है, हमें सिल्वर की जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है 1.50 एम्पियर करंट पास करने से वो कितनी है, वो हमारे पास है। हमें न्यूमेरिकल में चीज़ पहले से गिवन है, वो है 1.45 ग्राम। फटाफट डाटा पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाला केस हम राउंड ऑफ करते हैं और ये वाला केस हम सोल्व करने वाला है जो मैं आपको डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला केस देखिए पहले फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। वेट ऑफ कॉपर निकालना है, पहला केस वेट ऑफ कॉपर निकालना है।
ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होता है, हम जानते हैं बच्चा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास और पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, कॉपर का मोलर मास जो कि 63.5 होगा डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी। अब यहाँ जाओ इसके अपोन में, वेट ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम, ऑलरेडी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, डिवाइड बाय, इधर आ जाए राइट हैंड साइड, इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर वो होगा बेटा है उसका मोलर मास डिवाइड बाय उसकी वैलेंसी 1। इसको अगर आप सोल्व करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, कॉपर का और सिल्वर, इन दोनों को आपने रिलेशन बनाया है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा निकल के वो आ जाएगा 0.426 ग्राम। ये बेटा किसका जाएगा, ये कॉपर का मास जो डिपॉजिट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसी बेटा सेकंड केस हमारा जो जिंक वाला है, ठीक है, उसका अमाउंट निकालेंगे सिल्वर की मदद से। तो रिलेशन हमें दिख रहा है, मैं फिर दोबारा से इसको बेटे डार्क करके आपको है ना हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम क्या निकालने वाले हैं इन येलो कलर। ये हमें दिया गया है, इसको हम बेटा फाइंड आउट करेंगे। चलिए फटाफट सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया बेटा, देखिए ऊपर लिखना हमें वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वेट हमारे पास 1.45 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। जिंक का वेट बेटा निकालना है, इज इक्वल टू सिल्वर का हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है 108 डिवाइड बाय 1। ओके, ऐसे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, जिंक का हमारे पास इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा कितना, जिंक का मोलर मास 65.3 डिवाइड बाई 2। फटाफट ऐसे बेटा लिख लीजिए और इसका आंसर हम निकालेंगे। अगर हम जिंक का निकालेंगे तो इसको कंप्लीट सोल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आने वाला है बच्चा वो आ जाएगा हमारे पास 0.438 ग्राम। ये हमारे पास जिंक का अमाउंट आ गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो बेटा सोल्व हो गया कि अमाउंट ऑफ कॉपर और जिंक कितना डिपॉजिट होगा वो निकाल लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चा, कह रहा है अगर हमारे पास करंट कितना है 1.50 एम्पियर और हमारे पास टाइम निकालना हमें, ठीक है, ओके, चार्ज तो निकालना है। एक तो हमें ये पता करना है कि अगर 1.50 करंट को अगर हम पास करते हैं इस सर्किट के दौरान तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, और इन सभी जो अमाउंट हमारे पास कॉपर की, ठीक है, सिल्वर की, ये जो हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी हैं, तो इन अमाउंट को डिपॉजिट करने में टाइम कितना लगने वाला है। एक फाइनल क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो अब सबसे पहले बेटा हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है चार्ज के साथ टाइम का और आई का, Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। बेटा निकालना क्या है, आई हमें दिया हुआ है, आई हमारे पास कितना 1.50 एम्पियर, बच्चा टी तो निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर। तो बच्चा क्या हो कहाँ से आएगा, क्या हो आप सोचे ज़रा, क्या हो किससे निकालेंगे, स्टोकियोमेट्री की मदद से निकालेंगे। ऊपर जो रिएक्शन चल रही है उनकी मदद से हम क्या हो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। कोई भी एक रिलेशन देख लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए एक रिलेशन हम यूज़ कर लेते हैं, किसका, सिल्वर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, किसका भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर का चाहे यूज़ करें, चाहे सिल्वर का यूज़ करें, जिंक का यूज़ करें, जैसा आप कहेंगे वैसा हम यूज़ करेंगे। आप बारी बार निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं जो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ एक इसमें से एक चूज़ कर लेता हूँ, मैं कॉपर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला सेल कॉपर का तो मैं वही चूज़ कर रहा हूँ। आप तीनों में ये सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं स्टोकियोमेट्री कहती है कि कॉपर Cu2+ की फॉर्म में, किसमें, सॉल्यूशन में, और उसको हमें क्या बनाना है बच्चा, उसको हमें Cu सॉलिड बना के डिपॉजिट करना है। जैसा आप देख सकते हैं कॉपर सॉलिड डिपॉजिट, सॉलिड में डिपॉजिट होने के बाद उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा। यहाँ इसका 2+ है, तो चार्ज में डिफरेंस कितना है 2 का, यानी जितना डिफरेंस होता है उतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे जो आगे फ्रंट में 1 है, तो इट मीन्स यहाँ पे कितना हो गया 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बच्चा, ठीक है, आया समझ में। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कर ले इसको बेटा 2 × 96500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुलाम में आ जाएगा ये। इट मीन्स अगर हम 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करना चाहते तो हमें कितना चार्ज पास करना पड़ेगा 2 × 96500 कुलाम। अब हमारे पास कॉपर डिपॉजिट कितना हुआ, एक बार फ्रेंकली देखें ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास डिपॉजिट हुआ था 0.426 ग्राम। अगर हमारे पास इतना कॉपर डिपॉजिट होता है तो इस पर हम चार्ज निकालेंगे इसी रिलेशन की वजह से, तो 2 × 96500 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.426, ठीक है। अच्छा 1 ये मोल है और ये ग्राम है, तो हम कॉपर की 1 मोल की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आप जानते हैं 1 मोल किसके बराबर होता है 63.5 के बराबर होता है। तो यहाँ 1 की जगह आप, क्योंकि 1 मोल है हमें तो मास लेना है, तो 63.5 पुट कर लेंगे। तो बच्चा इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इस तरीके से हम ये निकालेंगे कि हमारे पास जो
0.426 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है, उस दौरान कितना चार्ज कंप्लीटली हमें सर्किट में ट्रैवल कराया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा ये सोल्व होकर आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1295.6। ये आप पास क्या की वैल्यू आ गई। नाउ फाइनली हमारा रिलेशन यूज करेंगे, क्या इज इक्वल टू आई इंटू टी। बेटा आई कितना है 1.50 एम्पियर, टी तो हमें निकालना है, क्या कितना आ गया बेटा 1295.6। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे इसको, ये जो 1.50 करंट है इसको इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1295.6 डिवाइड बाई 1.50 इज इक्वल टू टाइम। बच्चा इसको सोल्व करेंगे आप तो आपके पास टाइम आ जाएगा बेटा 863.7 सेकेंड। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सबसे यहाँ पे इस पे फोकस करने वाली बात है, जो ये पूरा लेसन निकाला बेटा मैंने, चार्ज निकालना होता है तो चार्ज हमेशा स्टोक्योमेट्री की मदद से निकलता है। पहले देख लीजिए कोई सब्सटेंस आपके पास जो दिया गया है उसका 1 मोल डिपॉजिट होने में कितना चार्ज रिक्वायर करेगा, फिर 1 मोल में मास पता कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होने में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है, और आप जानते हैं 1 मोल ऑफ कॉपर किसके बराबर होता है 63.5 ग्राम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट होने के लिए 2 × 96500 कूलाम चार्ज रिक्वायर्ड करता है। तो हमारे पास कॉपर डिपॉजिट एक्चुअल में हुआ कितना है, वो हुआ हमारे पास इतना 0.426। तो इस पर निकाल लेंगे, हमारे पास वो चार्ज आ जाएगा, फिर हम चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। थैंक यू।